हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल आफ्टर इन्फिनिटी मैथ्स पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2022 RUMSC एंट्रेंस में आए हुए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस। लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आए थे, आज हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के लिए यह सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। इसके अंदर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो जिसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं। आपको इसकी जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल आफ्टर इन्फिनिटी मैथ्स पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए हम आज डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले हेडिंग देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 2022। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एक सेट दिया गया है। सेट हमारे पास गिवन है 0 1 2 3 4 एंड हमें ऑपरेशन दिया गया है एडिशन मॉड्यूलो 5। एडिशन मॉड्यूलो 5 हमारे पास ऑपरेशन है कि अगर हमें इसके किन्हीं भी दो एलिमेंट को जोड़ने पर 5 से ज्यादा प्राप्त होता है। इस तरह से है, अगर कोई भी दो एलिमेंट का हम सम करते हैं और उनके बीच में ऑपरेशन हमारे पास एडिशन मॉड्यूलो 5 लगा है, लेस देन रहने पर तो क्वांटिटी सेम रह जाती है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होने पर हम उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट ए। इनवर्स के बारे में पूछा गया है। एलिमेंट 1 के इनवर्स के बारे में पूछा गया है। लेट हमारे पास हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी हमारे पास आइडेंटिटी क्या होगी। आइडेंटिटी हम जानते हैं एडिशन मॉड्यूलो ऑपरेशन है। आइडेंटिटी हमारे पास 0 रहने वाली है। और जब हम इनवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेट 1 का इनवर्स हमारे पास a है, तो 1 प्लस a इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू में a प्लस 1। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब 1 प्लस a हमारे पास 0 है, तो हम देखेंगे कि हम इनमें से कौन सी क्वांटिटी को 1 में जोड़े कि हमारे पास 0 आ जाए। 0 आने से मतलब है या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए, क्योंकि 5 आने पर भी हमारे पास इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 0 वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4 एंड 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5 विच इज सेम एज 0। तो इसका मतलब हमारे पास जो 1 का इनवर्स है वो 4 आ गया है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 में हमें एक ग्रुप दिया गया है। ग्रुप हमारे पास गिवन है Z8, T ऑफ 8। हमारे पास ग्रुप गिवन है Z8 और ऑपरेशन दिया गया है T8। T8 नहीं है, एडिशन मॉड्यूलो 8 होना चाहिए। T एडिशन मॉड्यूलो 8 है, यहाँ T लिख रखा है, इसे देख लीजिएगा आप। हमारे पास एक कोसेट दिया गया है H0,4। तो बोला गया है कि सभी कोसेट के बारे में बताना है। H हमारे पास दिया गया है, तो G के सभी कोसेट के बारे में मतलब H के कोसेट बताने सारे। तो देखेंगे हम किस तरह से देखें कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे पास कोसेट टोटल होंगे कितने जो H से बनने वाले होंगे। तो हमारे पास देखेंगे नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ H इक्वल टू में ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H विच इज इक्वल टू में IG ऑफ H इंडेक्स ऑफ, इसको लिख देंगे हम 8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4। एंड हमारे पास जो H हमारे पास आ गया 0,4। नाउ H प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 1,5। H प्लस 2 हमारे पास हो जाएंगे
2,6 और H+3 हमारे पास हो जाएगा 3,7। तो हमारे पास 4 कोसेट हो गए, H+1, H+2, H+3। आपको ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से क्लियर देखेंगे कि हमारे पास 4 कोसेट होंगे और 4 कोसेट के लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी केवल एक ही आंसर है। तो हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में हमसे बोला गया है इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। हमें दिया गया है एंड जी इज अबेलियन ग्रुप, और जी के बारे में बताया गया है अबेलियन है। अबेलियन ग्रुप है, इसका मतलब है कम्यूटेटिविटी होल्ड करेगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिविटी होल्ड करेगा। इसने हमसे पूछा है ए बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू में ए बी डॉट ए बी विच इज इक्वल टू में ए बी ए डॉट बी विच इज इक्वल टू में ए बी ए को हम लिख सकते हैं ए बी इंटू बी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इनमें कुछ दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा उठाया और पुट किया। देखिए कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, आप अगर थोड़ा ध्यान से करेंगे इनको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं और एकदम करेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए होमोमॉर्फिज्म एफ इज ए ग्रुप जी इनटू ग्रुप जी डैश इज मोनोमॉर्फिज्म इफ, कि एफ हमारे पास एफ हमारे पास एक ग्रुप जी से जी डैश पर होमोमॉर्फिज्म है। देखिए एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज हमारे पास गिवन है होमोमॉर्फिज्म। नाउ हम देखेंगे कि मोनोमॉर्फिज्म, अगर एफ हमारे पास मोनोमॉर्फिज्म है, मोनोमॉर्फिज्म कि ये 1 1 प्लस होमोमॉर्फिज्म, या ऐसे बोल सकते हैं 1 1 होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म यानी ऑपरेशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ऑपरेशन प्रिजर्विंग। अभी हम देखते हैं इनको। अगर 1 1 फंक्शन एफ मोनोमॉर्फिज्म है, 1 1 है, तो वो किस केस में होगा कि हमारे पास जो कर्नल ऑफ एफ है, कर्नल ऑफ एफ, उसमें केवल एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ का होगा, ये जी का एलिमेंट होगा, ई बिलोंग्स टू जी, क्योंकि कर्नल ऑफ एफ हमारा जो सबसेट होता है वह जी का होता है। देखिए होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, एफ फ्रॉम जी कोमा स्टार से जी डैश कोमा ओ पर होमोमॉर्फिज्म होगा एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी। इस तरह की ऑपरेशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो होमोमॉर्फिज्म होता है। अगर हम मोनोमॉर्फिज्म की बात करते हैं, मोनोमॉर्फिज्म मीन्स 1 1 प्लस होमोमॉर्फिज्म। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। In this question, if three forces acting at a point B in equilibrium, then each is proportional to the sine of the angle between the other two. ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन आ गया है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है लामीज थ्योरम का। लामीज थ्योरम क्या होती है देख लेते हैं एक बार, इसे भी डिस्कस कर लेते। चलो आ गया। तो जैसे हमारे पास कोई एक पॉइंट है, उस पर हमारे पास 3 डायरेक्शन से बल लग रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं। फोर्स ए जिसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, फोर्स बी जिसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, एंड फोर्स सी जिसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। और ये तीनों
ये तीनों आपस में कुछ इस तरह से लगा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट पे वर्क कर रहे हैं, और यहाँ से हम कंसिडर देखते हैं इसे। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ऐसे इसको भी हटा देते हैं, ऐसे इसको भी हटा देते हैं। ये हो गया है। थोड़ा सा इसे चेंज ही कर देते हैं डायग्राम को, समझने में दिक्कत आई। ये कोई पॉइंट ए है, ये इस पे बल बी और इस पे फोर्स सी लग रहा है। ये अल्फा कौन बना रहा है, यहाँ ये बीटा कौन बना रहा है, एंड ये गामा कौन बना रहा है। तो लामीज थ्योरम बोलती है हमारे पास होता है ए बाय साइन अल्फा विच इज इक्वल टू बी बाय कोस साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाय साइन गामा। लामीज थ्योरम का ये स्टेटमेंट होता है। सिंपल थ्योरम है बिल्कुल, कि कोई पॉइंट है उस पर ए बी सी तीन बल इस प्रकार लग रहे हैं कि ए के बी और सी के बीच में अल्फा कोण बन रहा है, सी और ए बीटा कोण बना रहे हैं, एंड ए और बी गामा कोण बना रहे हैं। तो जो हमारे पास अन्य दो बल मतलब बी और सी का परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, उनके बीच में जो एंगल हो, उनके बीच का जो एंगल होगा वो उसकी साइन के रेशियो के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट रहा हमारे पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 86 में हमसे पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन के बारे में हमसे बोला गया है। तो ये भी डायरेक्ट रिजल्ट है हमारे पास, या तो वह जीरो होता है या प्राइम नंबर होता है। जब इंटीग्रल डोमेन की बात आ गई है तो एक चीज और बता देते हैं कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होता है। वो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हमारे पास फील्ड होता है। ये चीज भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 87 में हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमसे नॉट ट्रू के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। सबसे पहले बोला गया है द रिंग ऑफ इंटीजर्स जेड प्लस डॉट, ये फर्स्ट ऑप्शन बोला गया हमसे। रिंग दी गई है जेड प्लस एंड डॉट की, हमारे पास एक रिंग दी गई है जिसमें दो ऑपरेशन है, एक एडिशन है एक मल्टीप्लिकेशन है, इज नॉट ए फील्ड। ये ऑप्शन हमारे पास ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जब देखते हैं हमारे पास यहाँ एक एलिमेंट 2 बिलोंग्स टू जेड करता है, रिंग जेड में बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/2 होना चाहिए, वह जेड में नहीं बिलोंग करता है, इसलिए यह एक फील्ड नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। ये इसका आंसर नहीं होगा, हमसे पूछा गया है नॉट ट्रू। तो नाउ ऑप्शन नंबर सेकंड देखेंगे, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। अभी हमने इससे पहले वाले रिजल्ट में इसी चीज को डिस्कस किया था कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया है, ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन भी सही है। तीसरा बोला है एवरी फाइनाइट फील्ड, एवरी फील्ड हैज ए प्रॉपर आइडियल्स। एक बात ध्यान कीजिए कि जो हमारे पास फील्ड है उसके पास केवल दो आइडियल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में बात करते हैं फील्ड्स के पास, एक बार इसे छोड़ देते हैं, इसे बाद में डिस्कस करते हैं, पहले डी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है हमारे पास कि r प्लस डॉट हैज कैरेक्टरिस्टिक 0 सिंस r इज ए इनफाइनाइट फील्ड एंड नॉट जनरेटेड बाय एन एलिमेंट होल। तो r प्लस डॉट हमारे पास 0 कैरेक्टरिस्टिक का हो जाएगा, क्योंकि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर such that n dot a is equal to 0 for all a belongs to r minus 0। किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट के लिए हमारे पास ऐसा कोई n नहीं मिलता है कि n इज इक्वल टू 0 आ जाए। तो हमारे पास r 0 कैरेक्टरिस्टिक का, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा। तो हमारे पास लास्ट बचा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारे पास गलत स्टेटमेंट होगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं एवरी फील्ड हैज ए प्रॉपर आइडियल।
लेट हमारे पास एफ कोई फील्ड है, यह केवल दो ही आइडियल रखेगा, एक तो एफ खुद और एक जीरो, दोनों के दोनों इम्प्रॉपर आइडियल होते हैं, दोनों ही इम्प्रॉपर आइडियल होते हैं। तो फील्ड हैज ओनली टू आइडियल्स, बोथ आर इम्प्रॉपर आइडियल, फर्स्ट इज एफ एंड सेकंड इज जीरो आइडियल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 88 में हमसे के की वैल्यू के बारे में पूछा गया है कि वेक्टर वी हमें दिया गया है 5 के एंड 7, जो हमारा R3 में बिलोंग कर रहा है, R3 V3 ओवर R में, एंड गिवन वेक्टर है V1 इज इक्वल टू में 1 -5 एंड 3 एंड V2 इज इक्वल टू में 3 2 और 1। तो एक तो होगा हमारे पास कि हम इस तरह से देखें V बराबर में अल्फा V1 प्लस बीटा V2, इस तरह से लिख के अल्फा और बीटा में इक्वेशन आएगी, कंपेयर वाइज इनको कंपेयर कर कंपोनेंट वाइज कंपेयर करें और फिर रिजल्ट निकालें। एक हम थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा आइडिया लगाए कि अगर मैं V1 को 2 से मल्टीप्लाई करके V2 से जोड़ दूं तो मुझे ये मिल जाने वाला है। देखिए 2V1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 -10 और 2, और जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है 5 -8 और 3। ये देखिए 6 और 1 7। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो ये 2V1 प्लस V2 है वो एक तरह से V के बराबर आ जाएगा। अगर k की वैल्यू -8 हो जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 89 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 में हमसे परमुटेशन के इनवर्स के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास कोई परमुटेशन है, सिग्मा इज इक्वल टू में 3 2 पर, 1 3 पर, 4 4 पर, 2 1 पर। तो हमारे पास ये आ गया है। सबसे पहले हम इसे देखेंगे कि साइकिल के फॉर्म में लिखते हैं। 3 की इमेज 2 एंड 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 3, तो ये साइकिल कंप्लीट, एंड 4 की इमेज 4। तो हमारे पास सिग्मा 3 ऑर्डर का आ गया। तो हम देखेंगे सिग्मा क्यूब हमारे पास आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो अगर सिग्मा क्यूब हमारे पास आइडेंटिटी है तो सिग्मा इनवर्स इंटू सिग्मा क्यूब इज इक्वल टू में सिग्मा इनवर्स हो जाएगा हमारे पास। तो सिग्मा स्क्वायर हमारे पास सिग्मा इनवर्स के बराबर हो जाएगा। अब हमें सिग्मा इनवर्स निकालने के लिए सिग्मा स्क्वायर निकाल लेना है जस्ट। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू में 3 2 1 इंटू में 3 2 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 की तो इमेज 4 रह जाने वाली है। अब सबसे पहले हम 1 की इमेज देखेंगे। 1 की इमेज हमारे पास आ रही है 2, एंड 2 की इमेज हमारे पास रुकिए उल्टा देख रहे हैं। 1 की इमेज तो हमारे पास आएगी कौन सी 3, जो कि ये है। 1 की इमेज हमारे पास आ गई 3, एंड 3 की इमेज हमारे पास आ गई 2। तो 1 की इमेज अल्टीमेटली हमारे पास आ गई 2। नाउ हम 2 की इमेज देखेंगे। 2 की इमेज हमारे पास आई 1, एंड 1 की इमेज देखेंगे हम। 1 की इमेज आ गई हमारे पास 3, तो 2 की इमेज हमारे पास अल्टीमेटली आ गई 3। नाउ 3 की इमेज देखेंगे। 3 की इमेज हमारे पास आई 2, एंड 2 की इमेज देखेंगे। 2 की इमेज हमारे पास आई 1। तो अल्टीमेटली हमारे पास साइकिल कंप्लीट हो गया है। जो 1 2 3 है हमारे पास वो सिग्मा इनवर्स आ चुका है। नाउ 1 2 3 को किस तरह से लिखेंगे। 4 को तो 4 लिख देंगे, 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 3 पर, एंड 3 की इमेज 1 पर। देख लीजिए 1 2 की 1 की इमेज 2 पर, अब 2 की इमेज 3 पर जा रही है तो 2 की इमेज 3 पर, एंड 3 की इमेज 1 पर आ रही है तो 3 की इमेज 1 पर। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर देख लीजिए 1 2 2 3 3 1 3 1 1 2 2 3। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया है। नाउ फाइनल क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में हमें होमोमॉर्फिज्म दिया गया है। एफ हमारे पास जी से जी डैश पे होमोमॉर्फिज्म है, एंड कर्नल ऑफ एफ के बारे में बात की गई है। कर्नल ऑफ एफ हमारे पास सब ग्रुप होता है जी का, एंड कर्नल ऑफ एफ हमारे पास जी का सब ग्रुप ही नहीं नॉर्मल सब ग्रुप होता है।
नॉर्मल सब ग्रुप मतलब देखते हैं। सबसे पहले नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हम देखेंगे नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। नॉर्मल सब ग्रुप होता है हमारे पास कि जी हमारे पास कोई ग्रुप है और एच उसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ जी एच जी इनवर्स इज इक्वल टू में एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। इस तरह की प्रॉपर्टी को होल्ड करें, या जी एच जी इनवर्स इज इक्वल टू एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी एच बिलोंग्स टू एच। इस तरह की प्रॉपर्टी को होल्ड करें तो भी हम कहते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब देखते हैं कि कर्नल ऑफ एफ में लेट मान ले लेट स्मॉल के बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ, कॉमा जी जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। तब जी के जी इनवर्स इज इक्वल टू में हमारे पास हो जाने वाला है एफ ऑफ जी के जी इनवर्स विच इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ जी एफ ऑफ के एफ ऑफ जी इनवर्स विच इज इक्वल टू में एफ ऑफ जी एफ ऑफ के एफ ऑफ जी का इनवर्स। इनवर्स बाहर आ जाएगा। सिंस के कर्नल का एलिमेंट है तो एफ के हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगा के बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। तो एफ के इज इक्वल टू में हमारे पास आइडेंटिटी ई डैश हो जाएगा, जो कि जी जी डैश की आइडेंटिटी होगी हमारे पास। तो एफ ऑफ जी इंटू ई डैश इंटू एफ ऑफ जी का इनवर्स विच इज इक्वल टू अगेन ई डैश आ जाएगा हमारे पास। तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास एलिमेंट है जी के जी डैश अगेन बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। सो कर्नल ऑफ एफ इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, ये हमारे पास प्रूफ है इसका। तो आज हमने 10 क्वेश्चन देखे, उसमें हमने होमोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, कर्नल की प्रॉपर्टीज के बारे में, परम्यूटेशन के बारे में जाना। तो इसके बाद हम जो वीडियो करने वाले हैं उसमें हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको हर टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एग्जाम में हमें किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप इन कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए जिससे वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। 12 जुलाई को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, 3 से 4 दिन बाकी है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।